Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 23rd of June 2021। 2021 के 23 जून का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में आपको हमारे टेलीग्राम पेज की एवं हमारे इंस्टाग्राम पेज के लिंक मिल जाएगी, तो ज़रूर उसको ज्वाइन करिए। बिना किसी फेलियर के उसको ज्वाइन कर लीजिए, है ना, क्योंकि आगे की जितने भी कोचिंग संबंधित जो भी हमारे नोटिफिकेशंस हैं, प्लस जितने भी हम क्वेश्चंस और ये सब डालेंगे वो वहीं डालेंगे, ठीक है ना। सो यू कैन ज्वाइन दीज थिंग्स फ्रॉम देयर। नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं आज के सवालों के साथ, जिनके जवाब आपको देने हैं। पहला सवाल है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ग्रीन हाइड्रोजन। तो ग्रीन हाइड्रोजन के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट्स दिए रहेंगे, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, हाइड्रोजन व्हेन प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस यूजिंग द रिन्यूएबल एनर्जी इज नोन एज ग्रीन हाइड्रोजन। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन इज वेरी लो व्हेन कंपेयर टू द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ग्रे हाइड्रोजन। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन? दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन, यू कैन आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है, जियो पारसी स्कीम। जियो पारसी स्कीम इनमें से किसके लिए, कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा की जाती है? जियो पारसी स्कीम का आपको बताना है। ऑप्शन आर ए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ऑप्शन बी इज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ऑप्शन सी इज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ऑप्शन डी इज मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, ठीक है ना। दिस इज जियो पारसी स्कीम, आपको बताना है कौन सी मिनिस्ट्री है। तीसरा सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल। तो ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल के रिगार्डिंग जो गलत स्टेटमेंट्स हैं वो आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि ये जो है सॉफ्ट शेल टर्टल, ये नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के टेम्पल्स एंड बांग्लादेश में पाया जाता है, ठीक है ना। दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, इट इज लिस्टेड एज वल्नरेबल अंडर द IUCN लिस्ट। तो ये लिस्टेड है वल्नरेबल एज अंडर द IUCN लिस्ट। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है इन दिस क्वेश्चन। वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन? दिस इज द थर्ड क्वेश्चन टू यू। प्लीज डू ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इसको आंसर करने की कोशिश करिएगा। आज का देखते हैं मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है, सेडिशन लॉ इन इंडिया इज सीवियरली मिसयूज्ड। सेडिशन लॉ जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा मिसयूज होता है। व्हाट कैन बी डन और व्हाट नीड्स टू बी डन टू कर्ब द मिसयूज ऑफ सेडिशन एक्ट? दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। प्लीज़ डू ट्राई टू राइट एन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। तो सेडिशन लॉ इंडिया में बहुत ज़्यादा मिसयूज होता है। आपको बताना है कि क्या कर सकते हैं या क्या करना होगा टू कर्ब द मिसयूज ऑफ सेडिशन एक्ट, की मिसयूज को कम किया जाए, ठीक है ना। तो दिस इज द मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे। प्लीज डू ट्राई टू राइट एन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूव करते हैं आज की न्यूज एनालिसिस पार्ट में। पहली जो इंपॉर्टेंट न्यूज हम डिस्कस करेंगे वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल्स 2020। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल 2020 जो है, कई अमेंडमेंट्स प्रपोज किए गए हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके, और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्रैकडाउन गवर्नमेंट का हुआ है। इनफैक्ट कल भी अगर आपको न्यूज़ याद हो तो मैंने कहा था कि जो फ्लैश सेल्स होती हैं उनके ऊपर बैन लगाया जा रहा है ताकि जो लोकल रिटेलर्स हैं उनको प्रोटेक्शन दिया जा सके। ऐसा गवर्नमेंट का कहना है कि लोकल रिटेलर्स को प्रोटेक्शन देने के लिए हम कर रहे हैं। हम आगे देखते हैं कि ऑथर के अकॉर्डिंग क्या बात है। तो ई कॉमर्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल्स 2020। अब देखो ये क्या है एक्चुअली में, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, उनकी वर्किंग को स्ट्रेंथन करने के लिए, तथा जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं उनको कर्व करने के लिए बेसिकली ये रूल्स लाए गए हैं। प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स जो है वो क्या है बेसिकली मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात की जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स है उनमें पहला पॉइंट है कि चीफ कंप्लायंस ऑफिसर चाहते हैं वो, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर। तो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर क्या करेगा, रूल्स के कंप्लायंस को मेक श्योर करेगा, इंश्योर करेगा कि रूल्स जो बनाए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा वो कंप्लाई किए जा रहे हैं। चीफ कंप्लायंस ऑफिसर एक नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन रहेगा, 24/7 कोऑर्डिनेशन विद द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज। वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ 24/7 कोऑर्डिनेशन पे रहेगा, एंड टू इंश्योर द कंप्लायंस टू देयर ऑर्डर्स एंड रेसिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर्स फॉर रिड्रेसिंग द ग्रीवेंसेस ऑफ द कंज्यूमर्स ऑन द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, है ना। इसके अलावा रेसिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर जो रहेगा वो रिड्रेस करेगा ग्रीवेंस ऑफ द कंज्यूमर्स ऑन द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। ये सारी चीज़ें प्रपोज की गई हैं इस रूल्स में, ठीक है ना। दूसरा देखो, रजिस्ट्रेशन ऑफ ई कॉमर्स। तो पुटिंग अ प्लेस अ फ्रेमवर्क फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एवरी ई कॉमर्स एंटिटी विद द DPIIT। तो DPIIT के साथ हर ई कॉमर्स एंटिटी का जो है वो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए।
for allotment of a registration number which shall be displayed prominently on the website as well as invoice of every order placed by the e-commerce entity। तो जितने भी ऑर्डर प्लेस होंगे और वेबसाइट में हर जगह आपको वो नंबर शोकेस करना पड़ेगा कि आप रजिस्टर्ड हैं DPIIT के साथ, ठीक है ना, ये आपको करना पड़ेगा। तो ये ई कॉमर्स की जेन्यूननेस को वेरीफाई करने के लिए मतलब यही ऑथर बता रहे हैं कि देखो ऊपर से देखने में सारे लॉ ही सही लग रहे हैं, सारे के सारे लॉ, ऐसा नहीं कोई पॉइंट गलत लगेगा। तीसरा पॉइंट देखो, प्रोहिबिशन ऑफ मिस सेलिंग। तो गुड्स एंड सर्विसेज एंटिटीज सेलिंग गुड्स और सर्विसेज बाय डेलिबरेट मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन हैव बीन प्रोहिबिटेड। मतलब कि आप गलत इंफॉर्मेशन दिखा करके सेल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं भी आपको रिसेंट बताता हूँ, ऐसा होता है बिल्कुल, ये गवर्नमेंट का रूल कोई गलत भी नहीं है। इनफैक्ट मैंने अभी जैसे हाल फिलहाल में भी एयरपॉड्स ऑर्डर किए थे, उसमें बिल्कुल ओरिजिनल दिखा रहा है, सेलर रेटिंग है उसकी 4.6 की, सब कुछ है। आई ऑर्डर्ड दैट एंड जब वो आया तो वो फेक निकला। सो इस तरीके से वो लोग करते हैं, बेसिकली करते हैं। तो बिल्कुल ऐसा तो होना ही, जिनके ऊपर क्रैकडाउन ज़रूरी भी है मेरे हिसाब से। अगली जो देखो पॉइंट है वो एक्सपायरी डेट्स के रिगार्डिंग है। तो दिस वुड इंश्योर दैट कंज्यूमर्स आर अवेयर ऑफ द एक्सपायरी डेट्स। तो जैसे प्रोडक्ट्स हैं, आपको उनके साथ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को उनकी एक्सपायरी डेट्स भी देनी पड़ेंगी। देन इट कंपेल्स ऑल द सेलर्स ऑन मार्केट प्लेस ई कॉमर्स एंटिटीज दैट ऑल इन्वेंट्री ई कॉमर्स एंटिटीज टू प्रोवाइड द बेस्ट बिफोर और यूज बिफोर द डेट टू इनेबल द कंज्यूमर्स टू मेक एन इन्फॉर्म्ड परचेज डिसीजन। तो बेस्ट बिफोर या यूज बिफोर डेट आपको देनी पड़ेगी, डेट देनी पड़ेगी, ताकि जो कंज्यूमर्स हैं वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। देन फेयर एंड इक्वल ट्रीटमेंट, इसमें इट हैज बीन प्रोवाइडेड दैट वेयर एन ई कॉमर्स एंटिटी ऑफर्स इंपोर्टेड गुड्स और सर्विसेज इट शैल इनकॉर्पोरेट अ फिल्टर मैकेनिज्म टू आइडेंटिफाई गुड्स बेस्ड ऑन द कंट्री ऑफ ओरिजिन। तो कंट्री ऑफ ओरिजिन के बेसिस पे भी एक फिल्टर देना ज़रूरी है, ताकि जो यूज़र्स हैं वो अगर चाहें तो डोमेस्टिक गुड्स को ले सकें या चाहे तो नॉन चाइनीज़ गुड्स ले सकें, सारी चीज़ें उनके पास होनी चाहिए, ठीक है ना। प्लस डिलीवरी संबंधित जो कई बार सेलर्स और ये क्या करते हैं, डिलीवरी संबंधित बहुत सारे फेक वो करते हैं। जैसे मान लो बोला कि कल तक डिलीवरी हो जाएगी, अब आपने ले तो लिया, लेकिन फिर लेने के बाद उन्होंने कहा कि अब 10 दिन बाद डिलीवरी होगी। तो ये जो फॉल बैक लाइबिलिटी है ये भी होनी चाहिए ई कॉमर्स की, उसको मेक श्योर करना है कि भैया जो, क्योंकि देखो आप कई बार ऐसा प्रोडक्ट लोगे जो कल डिलीवर हो जाए, और अगर वो मतलब फेक सिर्फ इसलिए कल दिखा रहा है ताकि आप ले लो और उसके बाद वो बोले कि नहीं अब तो ये 20 दिन बाद डिलीवर होगा, तो वो गलत है। तो एक फॉल बैक लाइबिलिटी भी होनी चाहिए, ठीक है ना। वाई नीड सच अमेंडमेंट्स, क्यों जरूरत पड़ती है सच अमेंडमेंट्स की? तो ऑथर ने ये कहा है कि यहाँ पे कि देयर इज अ लैक ऑफ रेगुलेटरी ओवरसाइट। क्या होता है लैक ऑफ रेगुलेटरी ओवरसाइट है, यानी कि जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है उनके ऊपर रेगुलेशन सही से हो नहीं पा रहा है, इसलिए ये जो रूल्स हैं इनकी ज़रूरत है। और ये जब आ जाएंगे तो जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है कई बार वो मैनिपुलेट करते हैं, कई बार गलत तरीके से कंज्यूमर्स को ट्रीट करते हैं, है ना। कई बार वो किसी एक सेलर को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देते हैं, बार बार उसी के दिखाते हैं, या फिर किसी एक स्पेसिफिक कंट्री के प्रोडक्ट्स को दिखाएंगे। तो दीज आर द थिंग्स विच आर हैपनिंग देयर एंड ये गलत है, ठीक है ना। तो ऑथर ने कहा फ्लैश सेल्स का भी पॉइंट यही है कि जो फ्लैश सेल्स हैं वो क्या है, बहुत ज़्यादा एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड नहीं करते हैं, और वो जो लोकल रिटेलर्स हैं, जो आपके नॉन ऑनलाइन रिटेलर्स हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक हो सकते हैं। देयरफॉर फ्लैश सेल्स के ऊपर भी अभी रिसेंटली उन्होंने क्रैकडाउन किया है। तो दीज आर द थिंग्स विच वर इंपॉर्टेंट इन दिस आर्टिकल। काफ़ी अच्छी चीज़ हमने डिस्कस की, कंज्यूमर रिप्रोटेक्शन रूल्स को डिस्कस किया है, काफ़ी अच्छी चीज़ है, और आप इसको मेंस में भी लिख सकते हो कभी अगर कंज्यूमर के लिए क्या ज़रूरत है करने की, तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। आगे सेकंड जो न्यूज़ है हम देखते हैं, जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन की न्यूज़ है। क्यों? क्योंकि अभी रिसेंटली आपको पता है कि 14 पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं जम्मू कश्मीर से, वो मीटिंग कर रहे हैं विद द प्राइम मिनिस्टर, एंड ये जो चीज़ है ये दिखाती है कि वहाँ पे एक प्रोबेबली एक इलेक्शन शेड्यूल होने वाला है। तो इलेक्शन शेड्यूल होने से पहले डिलिमिटेशन जो कॉन्स्टिट्यूंसीज का होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो डिलिमिटेशन क्या है, क्यों इसकी जरूरत है? तो डिलिमिटेशन आपको पता है, रीड्रॉइंग बाउंड्रीज ऑफ एन असेंबली और लोकसभा सीट। जब आप असेंबली इलेक्शंस के लिए या लोकसभा के लिए जो बाउंड्रीज हैं वो डिसाइड करते हो, वो आपका क्या होता है, डिलिमिटेशन कहलाता है, ठीक है ना। याद रखिएगा, दिस इज व्हाट डिलिमिटेशन इज। दिस एक्सरसाइज इज कैरीड आउट बाय, कौन कैरी आउट करता है इसको? तो डिलिमिटेशन कमीशन इसको कैरी आउट करती है, हुज ऑर्डर्स हैव द फोर्स ऑफ लॉ एंड कैन नॉट बी क्वेश्चनड बिफोर एनी कोर्ट। तो डिलिमिटेशन कमीशन के जो ऑर्डर्स हैं वो किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किए जा सकते। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू नीड टू रिमेंबर। डिलिमिटेशन कमीशन के कोई भी जो लॉ ऑर्डर रहेगा वो आप किसी भी कोर्ट में उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। एंड दिस एक्सरसाइज द ऑब्जेक्टिव इज टू रीड्रॉ द बाउंड्रीज बेस्ड ऑन
द लेटेस्ट सेंसस, जो लास्ट सेंसस होता है उसके डेटा से मतलब कि इनलाइन करने के लिए बेसिकली ये रीड्राइंग ऑफ बाउंड्रीज की जाती है, ठीक है ना। और ये इस तरीके से किया जाता है कि दैट पॉपुलेशन ऑफ ऑल द सीट्स एज फार प्रिडिक्टेबल बी द सेम थ्रू आउट द स्टेट, ताकि सारे जो कंस्टिट्यूएंसीज है उसमें जो पॉपुलेशन रहे लगभग सेम रहे, ये कोशिश की जाती है इस डिलिमिटेशन में, ठीक है ना। एंड दिस प्रोसेस में रिजल्ट इन द चेंज ऑफ द नंबर ऑफ सीट्स इन द स्टेट एज वेल, इस प्रोसेस में नंबर ऑफ सीट्स भी चेंज हो सकती है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि जम्मू कश्मीर का डिलिमिटेशन कब कब हुआ है, तो जो जम्मू कश्मीर का डिलिमिटेशन एक्सरसाइज है वो थोड़ा डिफरेंट रही है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है ना। क्योंकि आप सबको पता है कि जो जम्मू कश्मीर था वो अगस्त 2019 तक एक स्पेशल स्टेटस लेता था, है ना, स्पेशल स्टेटस था उसके पास, तो वहाँ का डिलिमिटेशन अलग फॉर्म में होता था। तब तक जो डिलिमिटेशन ऑफ लोकसभा सीट जम्मू कश्मीर की थी वो गवर्न होती थी बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लेकिन जो स्टेट असेंबली का डिलिमिटेशन है, यानी कि जो विधानसभा के लिए जो डिलिमिटेशन होता था जम्मू कश्मीर में, वो जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन एंड जम्मू कश्मीर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1957 के थ्रू होता था, ठीक है ना। तो लोकसभा सीट्स के लिए सेंट्रल द्वारा करते थे लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, और जो स्टेट असेंबली के लिए उसमें जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन एंड जम्मू कश्मीर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1957 के द्वारा किया जाता था। तो लास्ट टाइम जब असेंबली सीट जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन हुई थी वो 1963, 1973 एंड 1995 में हुई थी। लास्ट एक्सरसाइज जो हुई थी वो कंडक्ट हुई थी बाय जस्टिस के गुप्ता कमीशन, एंड तब स्टेट जो था वो प्रेसिडेंट रूल में था एंड बेस्ड ऑन द 1981 सेंसस, और इसी बेसिस पे जो 1905 में हुआ था उसी बेसिस पे फिर 96 के इलेक्शंस हुए थे। There was no census in the state in 1991 and no delimitation commission of the state government after 2001 census, as the Jammu Kashmir Assembly passed a law putting a freeze until 2026। तो जम्मू कश्मीर असेंबली ने भी 2026 के लिए पॉज कर दिया है, 2026 तक के लिए, तो अभी तक उसमें 2001 के बाद कोई भी सेंसस ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो कि जो जम्मू कश्मीर का स्टेटस है, स्पेशल स्टेटस, वो अगस्त 2019 में छिन गया, ठीक है ना। अब इसके बाद इसका डिलिमिटेशन लोकसभा एंड असेंबली सीट्स के लिए किया जाएगा ऑन द न्यूली क्रिएटेड यूटी, आपका यूनियन टेरिटरी के रूप में, ठीक है ना। और एक डिलिमिटेशन कमीशन जिसको हेड कौन कर रहा है, रंजना प्रकाश देसाई, याद रखना, रिमेंबर दिस नेम, द रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज रंजना प्रकाश देसाई इज हेडिंग दिस डिलिमिटेशन कमीशन। ये मार्च 6, 2020 में ये कमीशन बनाई गई थी बाय द गवर्नमेंट। इट वाज सेट अप बाय द गवर्नमेंट टू फॉर द टास्क ऑफ डिलिमिटेशन ऑफ जम्मू कश्मीर इन अ ईयर। तो जम्मू कश्मीर के डिलिमिटेशन के लिए याद रखिएगा जो कमेटी बनाई गई है उसके हेड कौन है, सुप्रीम कोर्ट जज, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज रंजना प्रकाश देसाई, ठीक है ना। तो याद रखिएगा दिस नेम एज वेल, एंड आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस डिलिमिटेशन एंड ऑल। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है, तो यू कैन मूव विद मी। आगे एक न्यूज़ यहाँ पर है पिग्मी हॉग से रिलेटेड। तो 8 रेयर पिग्मी हॉग्स रिलीज्ड इन मानस नेशनल पार्क। तो यहाँ पर याद रखिएगा पिग्मी हॉग क्या है, वर्ल्ड के रेयरेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वाइल्ड पिग्स हैं। याद रखिएगा पिग्मी हॉग्स आर वर्ल्ड्स रेयरेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वाइल्ड पिग्स। इनको बेसिकली कहना चाहिए कि प्रोटेक्ट करने के लिए मानस नेशनल पार्क में रखा जा रहा है। मानस नेशनल पार्क में एक्चुअली ये असम में पाए जाते हैं, पिग्मी हॉग जो है असम में पाए जाते हैं। थोड़ा सा आपको इनकी डिटेल देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, पिग्मी हॉग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट मी गिव यू द डिटेल्स ऑफ पिग्मी हॉग। Conservation of pygmy hawk was initiated by noted naturalist Gerald Durrell and his trust in 1971। तो Gerald Durrell याद रखेगा, ये नाम याद रखेगा, Gerald Durrell name, remember this name। Conservation of pygmy hawk was initiated by him and 1971 में स्टार्ट हुआ था। पिग्मी हॉग के रिगार्डिंग में थोड़े से कुछ फैक्ट्स बता दूं कि पिग्मी हॉग स्मॉल पिग है जो कि हाउस ऑफ ग्रास बनाते हैं, सॉफ्ट शूट्स यूज़ करते हैं बेड के लिए, एंड लॉन्ग स्टिफ लीव्स यूज़ करते हैं थैच रूफ के लिए। तो एक तरीके से पूरा घर बनाते हैं, है ना। दे आर स्मॉलेस्ट एंड रेयरेस्ट वाइल्ड पिग्स, याद रखेगा। एंड देयर लिव्स, ये एक और चीज़ आपको बता दूं कि IUCN स्टेटस का जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। IUCN स्टेटस क्या है इसका, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। प्लीज़ मेक श्योर यू रिमेंबर दिस नेम दैट IUCN स्टेटस ऑफ पिग्मी हॉग इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड। असम में ये रीजन में पाए जाते हैं, मानस वाले रीजन में यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है ना, याद रखेगा।
अब आते हैं मैप ऑफ द डे पे। तो ये मैप आपको मैं दिखा रहा हूँ, ईरान का मैप है। ईरान आप सबको पता है न्यूज़ में है, इब्राहिम राइसी नए प्रेसिडेंट में बने हैं वहाँ के, तो काफ़ी न्यूज़ में रहा है। ईरान के फिजिकल फीचर्स भी दिखाता हूँ, देखो इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर आपको लेक एक दिख रही है, लेक दिख रही है, तो इसको लेक उर्मिया बोलते हैं। द लेक उर्मिया कहाँ पे लोकेटेड है? ईरान में लोकेटेड है। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे माउंटेन रेंजेस है जिनको एल्बुर्ज माउंटेन बोलते हैं। तो एल्बुर्ज माउंटेन्स आपको यहाँ पे देखो दिख रहे होंगे, ठीक है ना। फिर एक और इंपॉर्टेंट माउंटेन्स है जैग्रॉस माउंटेन्स। ये देखो जैग्रॉस माउंटेन्स है, यहाँ मैंने आपको एल्बुर्ज माउंटेन दिखाया और वहाँ पर एक लेक दिखाई, लेक उर्मिया, ठीक है ना, लेक उर्मिया। फिर एक यहाँ पे करून रिवर का, करून रिवर आप बोल सकते हैं, तो एक रिवर भी है करून रिवर यहाँ पे। फिर एक डेजर्ट बहुत इंपॉर्टेंट, दो डेजर्ट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, एक है दश्ते काविर और एक है दश्ते लुत। तो दश्ते काविर और दश्ते लुत ये दो आपको देखो डेजर्ट दिख रहा है। तो दो माउंटेन्स दिखाए मैंने, एल्बुर्ज माउंटेन्स और जैग्रॉस माउंटेन्स। देन मैंने आपको एक लेक दिखाई, लेक उर्मिया। दो डेजर्ट बताए, दश्ते काविर एंड दश्ते लुत, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इतनी चीज़ें आप अगर याद रख सकते हैं इसके बारे में तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके अलावा जो आप जगह याद रखिए, जैसे यहाँ पे जहेदान देखिए, अफगानिस्तान और ईरान के बॉर्डर पे है। बंदर अब्बास इंपॉर्टेंट है, बंदर अब्बास यहाँ पर देखो लोकेटेड है, ठीक है। यहाँ पे बुशहर भी इंपॉर्टेंट है। करमन इंपॉर्टेंट है, करमन भी एक इंपॉर्टेंट जगह है यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे ये बाकी चीज़ें तो ठीक है, शिराज याद रख लीजिएगा। तो ये इतनी चीज़ें हैं जो कि आपको लोकेशन याद रखनी है। वाटर बॉडीज़ में देखो अगर, तो यहाँ पे पर्शियन गल्फ को टच करता ही करता है बिल्कुल। फिर यहाँ पे पर्शियन गल्फ ऑफ, यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान है, इसके बीच में यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज देखो आपको दिख रहा होगा, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दिख रहा है ना, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। तो ये पर्शियन गल्फ है, यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान है, इसके बीच में यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किसके किसके बीच में है? पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान के बीच में, आप इसको भी याद रख सकते हैं। फिर यहाँ पे बाउंड्री वाली कंट्रीज़ में देखो आप, यहाँ पे जैसे कुवैत है, कुवैत के साथ देखो टच कर रहा है। और यहाँ पे आप ऊपर देखोगे तो इराक के साथ टच करती है बाउंड्री, इराक के साथ बाउंड्री टच करती है। फिर हमने ऊपर देखिए तो यहाँ पे टर्की के साथ देखो टच करती है, अज़रबैजान के साथ टच करती है। फिर यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान के साथ टच करती है, अफगानिस्तान के साथ यहाँ पे देखो टच करती है, पाकिस्तान के साथ यहाँ पे टच करती है, ठीक है ना। तो दीज आर द कंट्रीज विच टच द बॉर्डर विद ईरान, दीज आर द लोकेशंस। और ये इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी, ऊपर यहाँ पे कैस्पियन सी को भी ईरान टच करता है। तो पर्शियन गल्फ मैंने आपको दिखा दिया, कैस्पियन सी दिखा दिया, बाकी जो करून रिवर दिखा दी, उर्मिया लेक दिखा दी, और बाकी के दश्ते काविर, दश्ते लूत, जैग्रॉस और एल्बुर्ज, ये कुछ चीज़ें मैंने आपको दिखाई। प्लस मैंने आपको कुछ जगहें बताई, जैसे कि उसमें शिराज, बुशहर, बंदर अब्बास, जहेदान बॉर्डर पे लाई करता है, और ये सारी चीज़ें आपको मैंने बताई। तो आई होप करमन भी याद रखें, करमन भी इंपॉर्टेंट है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस मैप। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। मूव करते हैं एडिटोरियल में आते हैं। जो पहला हम मेन एडिटोरियल डिस्कस करेंगे वह है काउंटरिंग अ पॉलिटिकल एक्ट दैट हैज़ अ लीगल गार्ब। अब ये आर्टिकल जो है ये सेडिशन के ऊपर ही है। सेडिशन का सबसे पहले आपको सेक्शन पता होना चाहिए। सेक्शन 124A जो है आपका आईपीसी का, वो सेडिशन से डील करता है, ठीक है ना। सेक्शन 124A ऑफ द आईपीसी जो है वो सेडिशन से डील करता है। सेडिशन की कई डेफिनेशन है, जैसे कि मतलब प्रॉपर डेफिनेशन तो नहीं, लेकिन क्या क्या सेडिशन हो सकता है, जैसे कि बाय वर्ड्स स्पोकन, या बाय रिटन समथिंग, बाय शोइंग समथिंग, बाय सिंबल्स। किसी भी तरीके से अगर आप इस तरीके का डिसअफेक्शन लाते हो गवर्नमेंट के अगेंस्ट कि आप जो है वायलेंस क्रिएट कर दो और बिल्कुल जो प्रेजेंट डे गवर्नमेंट है उसकी जो वर्किंग है उसको ख़त्म कर दो, तो ये सारे सेडिशन के अंतर्गत आते हैं। लेकिन सेडिशन का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया गया और उसका बैकग्राउंड ऑथर ने बताया है, ठीक है ना। तो ऑथर ने सबसे पहले बोला है कि ये जो सेडिशन लॉ था ये इंसर्ट किया गया था इन द इंडियन पीनल कोड। इट वाज इंसर्टेड इन द कोड इन 1870। 1870 में 124A जो है सेडिशन के नाम पे वो इंट्रोड्यूस किया गया था। और जब ग्रेट ट्रायल हुआ था महात्मा गांधी का 1922 में, इन द ग्रेट ट्रायल ऑफ महात्मा गांधी 1922, ही वॉज चार्ज्ड विद सेडिशन ओनली। एंड उन्होंने ये कहा था उन्होंने सेडिशन के लिए ये कहा था कि दिस सेडिशन आईपीसी इज यूज्ड टू सप्रेस द लिबर्टी ऑफ द सिटीजन। तो महात्मा गांधी ने खुद कहा था कि ये जो सेडिशन लॉ है दिस इज दे आर सप्रेसिंग द लिबर्टी ऑफ द सिटीजन्स। एंड गांधी जी जो थे उन्होंने 2 पॉइंट दिए थे
18 मार्च 1922 को, फर्स्ट ही एडमिटेड द चार्ज ऑफ प्रीचिंग डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द एग्जिस्टिंग रिजीम। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं डिसअफेक्शन क्रिएट कर रहा हूँ टुवर्ड्स द एग्जिस्टिंग रिजीम, मतलब कि जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट मैं डिसअफेक्शन क्रिएट कर रहा हूँ। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये जस्टिफाइड है, एंड सेड दैट इट वाज हिज ड्यूटी टू डू सो एज इट इज अ सिन टू हैव अफेक्शन फॉर दिस सिस्टम, इट इज अ सिन टू हैव अफेक्शन फॉर दिस ब्रिटिश राज। And he explained that affection cannot be manufactured or regulated by law। आप affection को manufacture नहीं कर सकते हो किसी law से, अगर है तो है, अगर नहीं है तो नहीं है। This is what the महात्मा गांधी, ग्रेट महात्मा गांधी said। तो कुल मिलाकर के मैं आपको बता रहा हूँ, जो ऑथर है वो यही कहना चाह रहे हैं कि जो लॉजिक है गवर्नमेंट का, ये लॉजिक है कि भैया आप क्रिटिसाइज मत करो, आप कोई वर्ड मत करो, मत बोलो। जैसे अभी मिस सुल्ताना जो है उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक वर्ड यूज किया है गवर्नमेंट के रिगार्डिंग बायो वेपन, एक बायो वेपन नाम का वर्ड यूज किया है। नाउ इनके अगेंस्ट जो है सेडिशन लग गया है। अब आप देखो कि ठीक है, ये नहीं होना चाहिए था, दिस शुड नॉट हैव हैपेंड, ऐसा वर्ड यूज नहीं करना चाहिए। तो ये चीज सुल्ताना जी भी एक्सेप्ट करती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आई एम सॉरी दैट आई हैव यूज सच अ वर्ड। बट क्या आप सिर्फ इस वर्ड के लिए किसी व्यक्ति को इतनी मतलब बड़ी देशद्रोह, राजद्रोह की सजा दे सकते हो क्या? मतलब आप क्या किसी को सेडिशन सीधे लगा दोगे? तो कुल मिलाकर के गवर्नमेंट शुड ऑल्सो हैव द कैपेसिटी टू हियर सम वर्ड्स, गवर्नमेंट शुड ऑल्सो हैव द कैपेसिटी टू मतलब कि को एग्जिस्ट विद द डिसिडेंट्स एंड को एग्जिस्ट विद द क्रिटिक्स ऑल्सो। तो आपको को एग्जिस्ट करना पड़ेगा, आप उनको एलिमिनेट नहीं कर सकते, अपने क्रिटिक्स को एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। महात्मा गांधी की बात से हमने चीज़ देखी। एंड दिस स्टेटमेंट जो है इसने मतलब महात्मा गांधी का जो स्टेटमेंट था वो कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट ने भी यूज़ किया केदारनाथ सिंह के केस में। केदारनाथ सिंह का जो केस है फेमस केस 1962 का है, जिसमें कोर्ट ने ये बोला कि जब तक वायलेंस इंसाइट नहीं होता है, जब तक वायलेंस इंसाइट नहीं होता है तब तक जो सेडिशन का ऑफेंस है वो नहीं माना जाएगा। रिसेंटली विनोद दुआ का जो केस था 2021 का, उसमें भी हमने ये चीज़ देखी कि सुप्रीम कोर्ट ने केदारनाथ सिंह 1962 को कोर्ट किया और विनोद दुआ को फ्री किया। ऑथर का ये कहना है कि अगर आज भी हम देखें तो जो कन्विक्शन होता है सेडिशन के केस में वो ज़्यादातर पॉलिटिकल एक्ट है, ना कि लीगल है। ठीक है ना, लीगल बहुत कम है सेडिशन, पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा है सेडिशन। ठीक है ना, तो ऑथर ने कहा कि ये पॉलिटिकल पर्पस के लिए ज़्यादा यूज़ होता है इंस्टेड ऑफ लीगल पर्पसेस। एंड अगर हम एनसीआरबी का रिपोर्ट देखें तो 2016 से 2019 के बीच में 160% का इंक्रीज देखने को मिला है इन द रजिस्ट्रेशन ऑफ सेडिशन केसेस। 160% की बढ़ोतरी हुई है इन द सेडिशन केसेस। दिस इज जस्ट फ्रॉम 2016 टू 2019। 2016 से 2019 के बीच में सोचो 160% की बढ़ोतरी हो गई है इन द नंबर ऑफ सेडिशन केसेस। तो वही वाला बात बताई जा रही है ऑथर द्वारा कि गवर्नमेंट जो है बिल्कुल सुनने के मूड में नहीं है। इसके अलावा ऑथर ने दूसरे जो बड़ी हस्ती थी जिनके अगेंस्ट ये सेडिशन लगाया गया था उनका एग्जांपल दिया है बाल गंगाधर तिलक। 1897 में जब उनका ट्रायल हो रहा था ऑन द एक्यूजेशन, तब भी उनके अगेंस्ट सेडिशन का लॉ लगाया गया था, क्योंकि उन्होंने मराठी न्यूज़पेपर केसरी आता था उसमें उन्होंने कुछ कहा था and that incited violence and that led to the killing of 2 British officers। ठीक है ना, and Tilak was convicted and sentenced to undergo the rigorous imprisonment। तो ये दूसरा केस था जहाँ सेडिशन लगाया गया था। ऑथर ने कुल मिलाकर के ये कहा है कि ये जो कॉलोनियल रूल था ये एक्चुअली में जो उस समय की रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थी उनको ख़त्म करने के लिए लगाया गया था। ठीक है ना, अब ये जो है वो मतलब टाइम के साथ मैच नहीं कर रहा है। दिस इज़ नॉट मैचिंग द टाइम्स ऑफ द कंटेम्प्रेरी टाइम्स। आज के ज़माने में लिबर्टी को आप इस तरीके से सप्रेस नहीं कर सकते एंड इसीलिए गवर्नमेंट कोर्ट से ऑथर ने दरकार की है कि आपके एक जुडिशियल एक्टिविज्म की ज़रूरत है कि इसका जो चिलिंग इफेक्ट है, मतलब सेडिशन लॉ का जो चिलिंग इफेक्ट है उसको कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को कुछ कदम उठाने चाहिए। आइदर इसको रिपील करने के लिए कहना चाहिए, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल अवॉइड कर दें, या फिर इसमें ऐसे कर्ब्स करें कि उसमें केस तब तक लिए ही ना जाएं जब तक वो प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होती। इसके अलावा कुछ सजेशंस ये भी हो सकते हैं जैसे कि जो पुलिसमैन हैं उनके आप थोड़ा ट्रेनिंग करवा सकते हैं, उनको बता सकते हैं एक्चुअली में, क्योंकि सबसे अधिक जो अरेस्ट होते हैं वो तो पुलिसमैन के साइड से होंगे एंड चार्जशीट बनेगी, ये सारी चीज़ें होंगी, तो आप उनकी ट्रेनिंग करवा सकते हो कि किस जगह पे लगाना है, कहाँ पे यूज़ करना है, कहाँ पे नहीं करना, ये सारी चीज़ ज़रूरी है। ठीक है, दूसरा जो आर्टिकल है पॉलिसी क्रीप, ये देखो
ई कॉमर्स के ऊपर जो रेगुलेशन है उसके ऊपर बात की जा रही है। मैंने आपको रेगुलेशन सारे बता दिए है ना, बस उसमें इतना ऐड किया है ऑथर ने कि जो ये रेगुलेशंस हैं ये ओवर रेगुलेशंस हैं। ऑथर का ये कहना है कि ये जो रेगुलेशंस है ना ये ओवर रेगुलेशंस हैं, और ओवर रेगुलेशंस जो हैं उनके कारण क्या होगा, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ओवर रेगुलेशन विद स्कोप फॉर इंटरप्रिटेशंस एम्बिग्यूटी, मतलब क्या एम्बिग्यूटी भी क्रिएट करते हैं, जब लॉस ज़्यादा रहते हैं तो एम्बिग्यूटी क्रिएट होती है। दूसरा, इसमें रिस्क होता है ऑफ रिटार्डिंग द ग्रोथ को रिटार्ड करने की, ग्रोथ की इसमें मतलब वो है कि ग्रोथ रिटार्ड हो सकती है। क्यों रिटार्ड हो सकती है? ऑब्वियस सी बात है, सबको पता है कि अगर ई कॉमर्स काम नहीं करेगा या ई कॉमर्स के ऊपर इस तरह से रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी तो हो सकता है कि वो कल को काम करना बंद कर दे या इंडिया से चले जाएं, तो ग्रोथ में कमी आएगी, देन जॉब्स क्रिएशन में भी कमी आएगी, ठीक है ना, और ई कॉमर्स सेक्टर को भी हिंडर करेगा ये चीज़। तो तीनों चीज़ें होंगी, एक तो मतलब कि ग्रोथ में कमी आएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ में, दूसरा जॉब क्रिएशंस में कमी आएगी, जो जॉब क्रिएट करते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स एंड ऑल, एंड तीसरी चीज़ जो आपका ग्रोथ है, मतलब ये सॉरी हाँ ई कॉमर्स सेक्टर की जो एक्सपेंशन हो रहा है वो भी नहीं हो पाएगा। सो दीज आर द थिंग्स विच कैन हैपन, दीज आर द चैलेंजेस दैट कैन अकर बिकॉज ऑफ दिस ओवर रेगुलेशन। ओवर रेगुलेशन तो हर समय प्रोहिबिटेड होना चाहिए, ओवर रेगुलेशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा ऑथर का कहना है, ठीक है ना। दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आगे मूव करते हैं। BRO रीनेमिंग टाउन स्पार्क्स एंगर इन अरुणाचल प्रदेश। अब एक्चुअली में अरुणाचल प्रदेश में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से थोड़ा गड़बड़ी हो गई नाम में, और उसमें स्टेट असम स्टेट का हिस्सा दिखा दिया, तो पर हमको उसमें कंट्रोवर्सी में नहीं जाना, हमको देखना है BRO क्या है। BRO है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, 1960 में बनाया गया था बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना, और दिस वाज फॉर कोऑर्डिनेटिंग द स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ नेटवर्क ऑफ रोड्स इन नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर। तो नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर के लिए एक्चुअली इसको बनाया गया था, और रोड्स के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। 1960 में बना था, 1960 में बना था, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। क्या ये केवल इंडिया में रोड्स बनाता है? तो बिल्कुल नहीं, बॉर्डर कंट्रीज में भी रोड्स बनाता है। आपके लिए सवाल ये है कि BRO कौन कौन सी बॉर्डरिंग कंट्रीज में रोड्स बनाता है, ठीक है ना। दिस इज द क्वेश्चन टू यू, प्लीज डू टेल मी द आंसर। वर्ल्ड्स फर्स्ट GM रबर सैम्पलिंग प्लांटेड इन असम। वर्ल्ड की पहली GM रबर सैम्पलिंग जो है वो असम में प्लांट की गई है। अब ये रबर बोर्ड रिसर्च फार्म है, रबर बोर्ड रिसर्च फार्म है जिसने की जहाँ पे ये प्लांट किया गया है। वर्ल्ड की पहली जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांट है, और इसको क्रिएट किसने किया है? तो इसको क्रिएट किया है केरला बेस्ड एक इंस्टीट्यूट है, रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है उसने इसको क्रिएट किया है। और ये याद रखिएगा, इसमें जो GM रबर है उसमें एडिशनल कॉपीज ऑफ द जीन MnSOD जीन का यूज किया गया है, मैंगनीज कंटेनिंग सुपर डाइऑक्साइड डिसम्यूटेज। नाम याद रखिएगा, मैंगनीज कंटेनिंग सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, इट हैज बीन इंसर्टेड इन द प्लांट। MnSOD, अगर आपसे कोई UPSC केवल MnSOD ही पूछ ले कि किससे रिलेटेड है, तो याद रखिएगा GM रबर से रिलेटेड है। और ये GM रबर में MnSOD क्या है? मैंगनीज कंटेनिंग सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको याद रखना है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनको हम डिस्कस करना चाहते हैं। तो यू कैन मूव विद मी। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पे तो ऐसी कोई न्यूज़ नहीं थी जिसको हमको डिस्कस करना था। हाँ, UNHRC ग्रेव कंसर्न्स रेज्ड ओवर जिनजियांग। तो जिनजियांग आपको पता है चाइना में है, जहाँ पे उइघुर कम्युनिटी रहती है। उइघुर कम्युनिटी यहाँ वहाँ पे माइनॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी है, चाइना में जिनजियांग है। और वहाँ पे उइघुर्स के खिलाफ जो हो रहा है उसके लिए यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश नहीं है। और हांगकांग और तिब्बत रीजन में भी अभी रिसेंटली जो चाइना का कहना चाहिए जो क्रैकडाउन हुआ है उससे भी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल खुश नहीं है। UNHRC के बारे में आपको बता दूं तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। ये यूनाइटेड नेशन सिस्टम के अंतर्गत आती है, और इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथनिंग द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स अराउंड द वर्ल्ड। ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। एंड दिस काउंसिल वॉज क्रिएटेड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन 2006। 2006 में इसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा क्रिएट किया गया था, और इसने रिप्लेस किया किसको? यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स को, ठीक है ना। तो UNCHR थी पहले, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स, तो उसको रिप्लेस किया। एंड याद रखेगा ये द ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स जो है वो सेक्रेटेरिएट के रूप में काम करता है, ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। और ये जो ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स जो है वो हेडक्वार्टर उसका जिनीवा स्विट्जरलैंड में है। तो कह सकते हैं आप किसका हेडक्वार्टर जिनीवा स्विट्जरलैंड में है। इसमें लगभग 47 यूनाइटेड नेशंस के मेंबर स्टेट्स मेंबर हैं,
ठीक है ना। 47 मेंबर स्टेट्स हैं इसमें, और इसमें अफ्रीकन स्टेट्स के 13 है, एशिया पैसिफिक से 13 है, लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन स्टेट के 8 हैं, वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर स्टेट 7 मेंबर्स हैं, ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स के 6 सीट्स हैं, ठीक है ना। एंड इसकी जो मेंबर्स हैं दे सर्व फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर, 3 साल के पीरियड के लिए काम करते हैं। दे आर नॉट एलिजिबल फॉर इमीडिएट री इलेक्शन, तो इमीडिएट री इलेक्शन के लिए ये मतलब एलिजिबल नहीं है। आफ्टर सर्विंग 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स, अगर 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स हो जाएंगी तो फिर इमीडिएट री इलेक्शन नहीं हो सकता, हाँ उसके बाद इलेक्शन हो सकता है, ठीक है ना, इमीडिएट नहीं हो सकता, याद रखिएगा। So these are the things which are important. Why China is targeting the cryptocurrencies? Obvious सी बात है, देखो क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, इसकी माइनिंग जैसी होती है ना, बहुत बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर्स में जो कि काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लेते हैं उनसे की जाती है, ठीक है ना, पता होना चाहिए आपको। सुपर कंप्यूटर्स तो बहुत एनर्जी ये यूज़ करते हैं, मतलब इनफैक्ट कई लोगों ने इसके ऊपर ये भी ब्लेम लगाया है कि जो एनवायरनमेंट है उसको भी नुकसान पहुँचा रही है क्रिप्टो करेंसीज की माइनिंग, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ काफ़ी ज़्यादा किया जाता है चाइना में, इसीलिए फेवरेबल है क्योंकि चाइना में इलेक्ट्रिसिटी के रेट जो है वो काफ़ी कम है, चाइना में इलेक्ट्रिसिटी जो है काफ़ी कम है, इसलिए उसकी माइनिंग काफ़ी ल्यूक्रेटिव हो जाती है। प्लस चाइना इसमें क्रिप्टो करेंसी के रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे, इस कारण से भी इसकी माइनिंग काफ़ी ज़्यादा होने लगी थी। लेकिन चाइना और चाइना के स्टेट्स ने इसकी लोकल जो माइनिंग है उसके ऊपर काफ़ी क्रैकडाउन किया, उसको बंद करने की कोशिश की है, और इसका रीज़न ये है क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी जो है वो रेगुलेट नहीं किया जा सकता, इस तरीके से रेगुलेट नहीं होता है, डिसेंट्रलाइज्ड इसका लेजर रहता है और सेंट्रलाइज नहीं रहता, इस कारण से इसको आप रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। प्लस इसमें ये भी होता है कि डार्क ट्रेड्स, जो डार्क ट्रेड्स हैं वो ऑनलाइन किए जाते हैं, करप्शन काफ़ी ज़्यादा इसके थ्रू फैल रहा है, इसलिए चाइना ने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्रैकडाउन किया है। दीज आर द रीजंस व्हाई चाइना इज क्रैकिंग डाउन ऑन दिस। इंटरनेशनल टी डे ऑक्शन सेट प्राइस रिकॉर्ड, तो फर्स्ट इंटरनेशनल टी डे स्पेशल ऑक्शन हुए थे, और उसमें जो है आपका कहना चाहिए कि काफ़ी ज़्यादा जितनी भी उसमें टी ऑक्शन के लिए आई थी उसमें 93% जो है उस वो सेल हो गई है ना। दिस वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल टी डे रिगार्डिंग दैट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आंसर्स आज के क्वेश्चंस की मैं आपको बता दूं। पहला क्वेश्चन मैंने ग्रीन हाइड्रोजन के रिगार्डिंग पूछा था, उसका जो आंसर है वो आंसर है ए, यानी कि 1 ओनली। पहला स्टेटमेंट ही सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट मैंने बोला कि इसमें कॉस्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन लो होती है ग्रे हाइड्रोजन से, तो गलत है। वैसे ग्रे हाइड्रोजन पता है ना क्या है? ग्रे हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन है जो फॉसिल फ्यूल से प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है ना, मतलब कि मीथेन यूजिंग मीथेन रिफॉर्मिंग टेक्नोलॉजी, तो मीथेन से जो निकलती है वो कहलाती है आपकी ग्रे हाइड्रोजन। और ग्रीन हाइड्रोजन तो आपको मैंने बताया। जियो पार्सी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की स्कीम है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि ग्रीन हाइड्रोजन जो है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की है। ब्लैक शेल टर्टल का गलत स्टेटमेंट पूछा था, तो बी सेकंड गलत है, क्योंकि ये जो है आपका ये इंडेंजर्ड है, आईयूसीएन की लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, और ना कि आपका वल्नरेबल। तो मैंने थर्ड क्वेश्चन में ब्लैक सॉफ्ट शेल में गलत स्टेटमेंट पूछा था, तो बी गलत है, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट गलत है। सो दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।